नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। आइए देखते हैं नागरिक शास्त्र के पंचायती राज विकास को। यह आपके लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला चीज़, भारत में पंचायती राज का विकास किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, उसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले पंचायती राज भारत में स्थानीय शासन का एक प्रणाली जिसका उद्देश्य ज़मीनी स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। पंचायती राज शब्द का शाब्दिक अर्थ है 5 लोगों द्वारा शासन। पंचायती राज का मतलब 5 लोगों द्वारा शासन। यह ग्राम परिषद की एक प्रणाली को संदर्भित करता है जो परंपरागत रूप से भारत के ग्रामीण भारत में मौजूद थी। वास्तव में PRI को 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक बनाया गया। किसको? पंचायती राज कानून को। तो स्थानीय शासन जो होता है उसके बारे में हम देखते हैं। स्थानीय स्वशासन, देश के स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना स्थापित करना महात्मा गांधी का सपना था। एक इनका सपना था, महात्मा गांधी का। देश में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला, जो कि राजस्थान में, के बगदरी गांव से श्री जवाहरलाल नेहरू ने इसको लागू किया था। क्वेश्चन आ सकते हैं, पूरे भारत में या देश में सबसे पहले किस गाँव में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था? तो याद रखना, बगदरी गांव, जो कि नागौर जिले राजस्थान में, कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसने 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू किया था। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का अंतिम राज्य मध्य प्रदेश था। देश में अभी तक जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। याद रखना है, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में, मेघालय में, मिजोरम में और नागालैंड में। इसके अलावा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, सब जगह पंचायती राज व्यवस्था लागू अभी तक नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं स्थानीय शासन को। स्थानीय शासन, गांधी जी के प्रयास को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक गाँव के ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। मतलब प्रत्येक गाँव में ग्राम पंचायत का गठन होगा। किसके अनुसार? संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार। प्रत्येक ग्राम में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के परिणाम स्वरूप यह संभव हो पाया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, इस संशोधन द्वारा भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ, 243, 243 ए, 243 बी, इस तरह से 243 ओ तक पंचायत का प्रावधान किया गया है। और इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11 अनुसूची जोड़ी गई है। कितने अनुसूची जोड़े गए हैं? 11 अनुसूची। अब हम यहाँ देखते हैं पंचायती राज से संबंधित पंचायत अनुच्छेद 243 से 243 ओ के बीच में क्या क्या है सर। तो सबसे पहला अनुच्छेद 243 है पंचायत से संबंधित परिभाषा का प्रावधान। 243 का ये में ग्राम सभा का प्रावधान। 243 बी में पंचायतों के गठन का प्रावधान। 243 सी पंचायतों की संरचना का प्रावधान। 243 डी पंचायत में स्थानों का आरक्षण। 243 सी पंचायतों की अवधि। 243 एफ सदस्यता की निर्भरताएँ। 243 जी पंचायतों की शक्तियाँ, उत्तरदायित्व। 243 एच पंचायतों द्वारा लगाई जाने वाली शक्तियाँ। 243 आई वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। 243 जे में है पंचायत के सेवाएं की संपरीक्षा। 243 के में पंचायतों के लिए निर्वाचन का प्रावधान। 243 एल में है संघ राज्यों पर लागू होना। 243 एम में है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना। 243 एन विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। 243 ओ निर्वाचन संबंधी मामलों का न्यायालय में हस्तक्षेप का वर्णन। तो ये अलग अलग प्रकार के अनुच्छेद हैं और सबका अपना अपना काम है। अब हम देखते हैं नगर पालिका अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक क्या क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले 243 पी में है परिभाषा। ये नगर पालिका से संबंधित है, यह भी स्थानीय शासन का ही अंग है। 243 क्यू नगर पालिका का गठन। 243 आर नगर पालिका की संरचना। 243 एस वार्ड समिति आदि का गठन। 243 टी स्थानों का आरक्षण। 243 यू नगर पालिका की अवधि। 243 भी सदस्यता का अर्हताएँ। 243 डब्ल्यू नगर पालिका की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। तो भारत में पहली नगर पालिका परिषद 1687-1688 मद्रास में गठित की गई थी। क्वेश्चन ये आ सकता है, भारत में सबसे पहला नगर पालिका परिषद कब गठन किया गया था? तो याद रखना 1687-88 में। कहाँ पर? मद्रास में। 1726 में नगर पालिका परिषद की स्थापना बम्बई और कलकत्ता में हुई।
तो बम्बई और कलकत्ता में नगर पालिका परिषद की स्थापना कब हुई? 1726 ईस्वी में। अब हम देखते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को या फिर त्रिस्तरीय प्रणाली को। तो त्रिस्तरीय प्रणाली में जिला क्षेत्र में होते हैं जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। शहरी क्षेत्र में होते हैं नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। तो ये भारत का स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है भारत में? लॉर्ड रिपन को। रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा प्रस्तुत किया था। तो स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसने प्रस्तुत किया था? लॉर्ड रिपन में। अब त्रिस्तरीय प्रणाली को देखते हैं। त्रिस्तरीय प्रणाली में सबसे पहले क्षेत्र, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सरकारी। क्षेत्र में जिला देखें तो जिला का जिला पार्षद होता है, वो अध्यक्ष होते हैं प्रत्यक्ष रूप से, और सरकारी कर्मचारी होते हैं सीओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। खंड, खंड का मतलब प्रखंड भी हो सकते हैं। यहाँ पर पंचायत समिति होते हैं। पंचायत समिति यहाँ के जो या प्रत्यक्ष अधिकारी होते हैं वो प्रमुख, और जो प्रत्यक्ष अधिकारी हैं वो बीडीओ। बीडीओ का मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते थे वैसे, लेकिन अब इसको कर दिया ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर। क्षेत्र पंचायत लेवल पर अगर देखें तो इसमें सरपंच होते हैं, वार्ड पंच होते हैं और वार्ड सदस्य होता है। इसका जो प्रत्यक्ष अधिकारी होते हैं वो मुखिया होते हैं, और प्रत्यक्ष अधिकारी होते हैं VDO। VDO का मतलब ग्राम सेवक, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ये सब के लिए अगर देखें योग्यताएं तो सबसे सामान्य चीज़ है 10वां पास, और अनुसूचित वर्ग के लिए 8वां पास। न्यूनतम आयु 21 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता के बारे में हम बता दें, सामान्य वर्ग के लिए 10वां पास और फिर अनुसूचित वर्ग के लिए 8वां पास। कार्यकाल देखें तो इसका 5 साल का कार्यकाल होता है। त्रिस्तरीय प्रणाली व्याख्या में देखें तो ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, गांव में रहने वाले प्रत्येक नागरिक गांव पर शासन करने के लिए ग्राम पंचायतों निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक परिषद का चुनाव करती है। ग्राम पंचायत का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, जो सीधे ग्राम सभाओं द्वारा किया जाता है। और जिला स्तर पर जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव सीधे ग्राम सभाओं द्वारा किया जाता है। 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। तो पंचायतों के अधीन कितने विषय? 29 विषय। ग्राम पंचायत में देखें तो सबसे पहले ग्राम पंचायत भारत के पंचायती राज प्रणाली का सबसे छोटा इकाई, और यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सब सरकारी निकाय के रूप में काम करते हैं। कार्य अगर हम देखें ग्राम पंचायत का कार्य क्या है तो सबसे पहला काम है गांव का विकास, दूसरा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, तीसरा अभिलेखों का रखरखाव जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह प्रमाण पत्र, इन सब। चौथा है प्रमाण पत्र जो जाति आय निवास प्रमाण पत्र जारी करता है। 5वां है राजस्व संग्रह, टैक्स सब का राज्य सरकार द्वारा जो भी लगाया गया टैक्स उसको जमा करना 5वां काम है इसका। सामाजिक कार्यों का आयोजन, आपदा प्रबंधन। अगला कार्य है इसका सामुदायिक विकास, भागीदारी में शामिल करना, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना और सेवा प्रदान करना। ये ग्राम पंचायत के कुछ कार्य। अगर हम देखें सरपंच तो सरपंच और पंच का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा जनता के द्वारा होता है। सरपंच व पंच को शपथ पीठासीन अधिकारी द्वारा दिलाई जाती है। उप सरपंच का चुनाव या प्रत्यक्ष मतदान द्वारा पंचों में से ही किया जाता है। सरपंच, उप सरपंच और पंच अपना त्यागपत्र विकास अधिकारी को देते हैं। पंच के प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। न्यूनतम 3000 की जनसंख्या पर 9 पंच होते हैं, और आबादी अधिक होने पर 1000 जनसंख्या पर 2 पंच बढ़ जाएंगे। ग्राम सभा ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में होते हैं इनके सदस्य होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो ग्राम पंचायत के सभी वयस्क मतदाता। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। पंचायत दिवस कब? 24 अप्रैल को। 1992 के 73वें संविधान संशोधन से महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है। पंचायत समिति का मुख्य सरकारी अधिकारी खंड विकास अधिकारी होता है। कौन होता है? खंड विकास अधिकारी या प्रखंड विकास अधिकारी। अब उसके बाद है विषय। तो विषय 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243G के तहत पंचायती राज संस्थाओं में कुल 29 विषय सौंपे गए हैं। टोटल कितने विषय हैं पंचायती राज व्यवस्थाओं में या संस्थाओं में? तो 29 विषय हैं। पहला विषय है कृषि, दूसरा है भूमि सुधार, तीसरा है मृदा संरक्षण, भूमि सुधार और मृदा संरक्षण ये दूसरा, तीसरा लघु सिंचाई, चौथा जल प्रबंधन और जल ग्रहण, पांचवा है पशुपालन, छठा डेयरी और मुर्गी पालन, फिर उसके बाद मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, लघु वनभोज, लघु उद्योग व वाद्य प्रसंस्करण उद्योग, वादी व ग्रामीण कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन व चारा, सड़कें, नालियाँ, पुल, जलमार्ग व यन साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल समेत
तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा भी, प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, हाट व मेले, स्वास्थ्य, साफ सफाई, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और डिस्पेंसरी समेत ये सारे विषय को लेकर कुल 29 विषय सौंपे गए हैं पंचायती राज व्यवस्था को। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजना बनाना, उसको कार्यान्वयन करना, संसाधन जुटाना, ब्लॉक के भीतर ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय स्थापित करना, ग्राम पंचायतों के कामकाज की निगरानी करना, धन का वितरण करना, ग्रामीण विकास के कार्यक्रम योजना के प्रति निगरानी और मूल्यांकन करना, ये इनका परम कर्तव्य है। जिला परिषद का अगर कार्य देखें तो जिला परिषद का सबसे पहला कार्य है, जिला परिषद भारत में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर है जो एक जिले के समग्र विकास और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। तो पूरे जिले के समग्र विकास और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है जिला परिषद। जिला स्तर पर बुनियादी ढांचे का विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रमुख कार्य में से है। जिला परिषद राज्य सरकार, केंद्र सरकार और अन्य स्रोतों जैसे गैर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र के संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जैसे विभिन्न स्रोतों से ग्रामीण विकास के लिए संसाधन जुटाती है। तो कहाँ से संसाधन जुटाती है? राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से और गैर सरकारी संगठन या फिर निजी क्षेत्र के संगठन, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से भी। जिला परिषद विकास कार्यक्रमों और योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निचले स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं जैसे पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के साथ समन्वय स्थापित करती है। जिला परिषद उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और रोजगार का अवसर पैदा करना, ये सब किनकी जिम्मेदारी है? जिला परिषद की जिम्मेदारी है। अब हम देखते हैं नगर पालिका को। नगर पालिका, नगर निगम जो है बड़े नगरीय क्षेत्र जैसे महानगर में होते हैं। नगर पालिका छोटे शहरों और फिर लघु नगरीय क्षेत्रों में गठन किया जाता है। नगर पंचायत ऐसे संक्रमणशील क्षेत्रों में गठन की जाती है जो गाँवों से शहरों में परिवर्तन हो रहा है। तो जो गाँवों से शहर में बदल रहे हैं वहाँ पर नगर पंचायत, जो छोटे शहर हैं वहाँ पर नगर पालिका, जो बड़े शहर हैं वहाँ पर नगर निगम का गठन होता है। नगर परिषद के 3 प्राधिकार हैं जिसमें परिषद, अस्थायी समिति और आयुक्त होते हैं। क्या क्या होते हैं? परिषद, अस्थायी समिति और आयुक्त। सब इसमें हम अब जानेंगे नगर पालिका। तो नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई। नगरों को अनेक वार्डों में बांटकर स्थानीय निकाय का गठन होता है और इनके अध्यक्ष को मेयर या चेयरमैन कहा जाता है। तो नगर पालिका के जो अध्यक्ष होते हैं उसको मेयर या चेयरमैन कहा जाता है। नगर पालिका समिति, इसका गठन वैसे क्षेत्रों में करते हैं जहाँ की जनसंख्या 50,000 से अधिक नहीं है तो किया जा सकता है। तो नगर परिषद, इसका गठन, नगर पालिका का गठन जो है 50,000 से अधिक नहीं वहाँ होता है। नगर परिषद का गठन 50,000 से अधिक किंतु 3 लाख से कम होता है। और नगर निगम, इसका गठन बड़े शहरी क्षेत्रों में किया जाता है जिनकी संख्या 3 लाख से अधिक है। तो जिनकी भी संख्या 3 लाख से अधिक है वहाँ पर नगर निगम। अब हम लोग जानते हैं पंचायती राज संबंधित समितियाँ। तो पहला है बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में लागू हुआ था। समिति ने ग्रामीण पंचायतों के पंचायती समितियाँ और जिला परिषदों को मिलकर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना का सिफारिश किया। क्वेश्चन ये आ सकता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना का सिफारिश किस समिति ने की? तो याद रखना है बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में आई थी। दूसरा है अशोक मेहता समिति, 1977 में। इन्होंने कहा ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों को मिलकर 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना हो, इसके सिफारिश किया। तो पहले बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय और फिर इन्होंने बोला द्विस्तरीय। अगला है हनुमंत राव समिति जो कि उसका गठन हुआ था 1982 में। इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं में स्थानीय भागीदारी अधिक से अधिक होना चाहिए। फिर है पी के थुंगुन समिति 88-89 के बीच में। इन्होंने कहा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिले, जिला नियोजन स्तर पर राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जाए, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव नियमित रूप से करवाई जाए। अब हम देख लेते हैं थोड़ा निष्कर्ष। तो कुछ लोग पंचायती राज व्यवस्था को एक सकारात्मक विकास के रूप में देखते हैं और उनका मानना है कि ये प्रणाली बुनियादी सेवाओं और डिलीवरी को बेहतर बनाने में मदद की है। दूसरी तरफ कुछ लोग इसे पंचायती राज व्यवस्था के आलोचक हैं जो भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में स्थानीय अभिजात वर्गों का वर्चस्व जैसी चुनौतियों को और इशारा करते हैं। तो उल्लेखनीय रूप से इसने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर पैदा करने में मदद किया। कौन? पंचायती राज व्यवस्था। स्थानीय स्वशासन का इतिहास थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें से सबसे पहले मौर्यकालीन, मौर्यकाल में तो ग्राम प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था। ग्रामीण प्रशासक का सबसे छोटा इकाई था ग्राम।
नगर के शासन व्यवस्था का संचालन करने वाले होते थे नागरिक उसको कहते थे नागरक, और भूमि की पैमाइश करने वाले को कहते थे राजुक। गुप्त काल में अगर देखें तो प्रशासन की छोटी इकाई ग्राम था। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा के मुखिया को समाग्रीकर कहते थे। पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को दंडपाशिक कहते थे। स्थानीय सब शासन का अगर इतिहास देखें तो फिर विजयनगर में एक सबसे छोटी इकाई जो थी उसे उर कहा जाता था। गांव के कोतवाल को पहरेदार या तलर कहा जाता था। गांव के हिसाब रखने वाले ग्राम का लेखाधिकारी को सेंते ओवा कहलाता था। अब इसी को मुगलकालीन शासन व्यवस्था में देखते हैं तो मुगल काल में ग्राम प्रधान को वोत, मुकदम या चौधरी कहा जाता। यह गांव व शासन के बीच में कड़ी बनाने का कार्य करते थे। पटवारी ग्राम प्रधान के बाद सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारी था। यह लेखापाल के भांति कार्य करता था। यह खेती, किसानों की जोत, बोई गई फसल, इन सब का हिसाब रखता था। किसानों की जोत, बोई गई फसल इत्यादि का हिसाब कौन रखता था? तो हिसाब रखने वाले लेखपाल होते थे, जो कि पटवारी होता था। मुगल काल में प्रशासन के प्रमुख इकाइयाँ था सूबे, जो कि प्रांत के रूप में, सरकार, जिले, परगने, गांव। कानूनगो परगने में राजस्व विभाग के अधिकारी होते थे और यह किसान को आश्रयदाता व पटवारियों का प्रमुख भूमिका था। तो उम्मीद है आप सबों को ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो ये जो कंटेंट है वो परीक्षा बिंदु से हमने लिया है, तो आप भी परीक्षा बिंदु से जाकर ले सकते हैं, या फिर अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।